हेलो स्टूडेंट, एसपीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। आज हम उसकी इकाई नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारा टॉपिक है मौखिक अभिव्यक्ति, जो किस स्तर पर देखेंगे हम, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो हमारा मौखिक अभिव्यक्ति में क्या है, जो हम मुख के द्वारा जो विचार प्रकट करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बोलने की संज्ञा। यानी जो भाषा का अपने हृदय द्वारा जो भावों का हम विचार विनिमय कर रहे हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या होगी, हमारी मौखिक अभिव्यक्ति। तो प्रत्येक भावुक, चिंतनशील और सजग प्राणी अपने भावों को क्या करता है, बाह्य अभिव्यक्ति यानी दूसरे के साथ अभिव्यक्त करता है। किस रूप में करता है? मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य अर्थ क्या हो गया, बोलने की संज्ञा। मौखिक अभिव्यक्ति को किसका रूप दिया है, बोलने की संज्ञा का। यानी बोलने का जो मुख्य द्वारा जो विचारों का जो आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो उसके आगे हम क्या है कि प्रत्येक भावुक, चिंतनशील और सजग प्राणी क्या करता है, अपने भावों को बाह्य अभिव्यक्ति देता है। प्रत्येक व्यक्ति भावुक, चिंतनशील और सजग रहकर क्या करता है, अपने भावों को, अपने भावों की बाहरी अभिव्यक्ति देता है। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने विचार दूसरे व्यक्ति के साथ अपने भाव क्या प्रकट कर रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है, अपने मुख्य अभिव्यक्ति को बाहर निकाल रहा है, यानी दूसरों को समझा रहा है। तो इसमें क्या होगी, इसकी मौखिक अभिव्यक्ति। अब इसके आगे इसके तीन साधन। अब मौखिक अभिव्यक्ति किनके द्वारा हो रही है, इसके तीन अंग बताएं, संकेत, उच्चारण और लेखन। अब मौखिक अभिव्यक्ति को हम किन भावों से प्रकट कर रहे हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के तीन साधन है। उसमें पहला क्या आ गया, संकेत, दूसरा आ गया उच्चारण और तीसरा आ गया लेखन। अब इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति में हम क्या कर रहे हैं, संकेत, संकेतों के द्वारा क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। तो उसमें क्या है, उसे संकेत में क्या हो गया, इशारों से अपने भावों को इंगित करना, एक दूसरे की ओर इशारे करना। दूसरा हमारा उच्चारण, फिर उसका हम क्या करेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति मुख से उच्चारण करेंगे। तो उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उच्चारण करके उच्चारण में हमें पढ़ना सीखना आ जाएगा। फिर तीसरा क्या है, हमारा लेखन, बाद में क्या करेंगे, हम लिखना सीखेंगे। तो ये तीन अंग हो गए हमारे। तो मानव तीनों अंगों का क्या करता है, प्रयोग। मानव क्या कर रहा है, तीनों अंगों का प्रयोग कर रहा है। जो मौखिक अभिव्यक्ति के भाषा शिक्षण में तीन अंग है, उनके क्या कर रहा है, मानव तीनों अंगों का प्रयोग कर रहा है। उनमें संकेत, उच्चारण और लेखन। इसके बिना हमारी मौखिक अभिव्यक्ति असंभव। मौखिक अभिव्यक्ति में ये तीन चीजें नहीं रहेंगी तो उनका कोई सीधा या सारांश कोई सही से नहीं निकलेगा। अब इसमें आगे संकेत किसे कहते हैं। संकेत को क्या बताया कि अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जिसमें क्या होता है, अंग संचालक और भंगिमा, हमारे जो हाव भाव है, हमारे जो मन के विचार हैं, वो उसको क्या कर रहे हैं, हम संकेतों के द्वारा एक व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को समझा रहे हैं, अपने मन के विचार संकेतों द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो बालक जन्म के समय सर्वप्रथम क्या करता है, बोलना। उसमें क्या कर रहा है बालक, संकेत, और फिर धीरे धीरे बोलना सीखेगा। बोलने के बाद में क्या करेगा, उच्चारण। तो उच्चारण के बाद में थोड़ा उसे पढ़ना सीखेगा, बड़ा होएगा। फिर क्या करेगा, लिखना। वो उसका लास्ट का कौशल कौन सा हो गया, लेखिक। तो सबसे पहले क्या करता है बच्चा, मौखिक में संकेतों द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। अब भाषा के दो रूप है। भाषा के दो रूप में बालक कौन सी अभिव्यक्ति को मुख्य रूप से देता है, मौखिक को। तो भाषा के दो रूप कौन से हो गए, मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक में यही चीज आ जाएंगी जो हमारे मुख के द्वारा जो अभिव्यक्त भाव है, हमारे जो विचार है वो आ जाएंगे। लिखित में जो मौखिक भावों को हम एक लिखित रूप में उनको प्रकट कर रहे हैं।
तो इसके आगे प्रोफेसर रमन बिहारी ने क्या कहा है, मौखिक अभिव्यक्ति की प्रोफेसर रमन बिहारी ने एक परिभाषा दी है। प्रोफेसर रमन बिहारी बोस के अनुसार मौखिक अभिव्यक्ति की परिभाषा दी है। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि मानव अपने भाव, विचार और अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस समाज सम्मत ध्वनि संकेत साधनों का क्या करता है, प्रयोग करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। अब इसमें क्या हो गया कि जो व्यक्ति है अपने क्या कर रहा है, भाव विचारों को क्या कर रहा है, ध्वनि के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट कर रहा है, तो इसको समुचित रूप में कर रहा है। रमन बिहारी बोस ने क्या कहा है कि मनुष्य अपने भाव, विचार, अपने भावों विचारों को दूसरे के साथ समुचित रूप में प्रकट कर रहा है। तो अपने भावों विचारों को तो किसके माध्यम से कर रहा है, मुख के द्वारा। मुख के द्वारा कर रहा, तो उसका माध्यम कौन सा हो गया, मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम। तो इसमें हम हृदयगत भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, इसका लास्ट सारांश क्या हो गया कि मौखिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए किसका करेंगे हम, हमारे हृदय में जो उत्पन्न भाव है, विचार है, उनको क्या कर रहे हैं, हम प्रकट कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया हमारा मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण का उद्देश्य। अब देखते हैं कि मौखिक भाषा का महत्व क्या है। मौखिक भाषा का महत्व, मौखिक भाषा का महत्व। अब मौखिक भाषा जिस प्रकार हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, तो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, अपने मुख के द्वारा, संकेतों के द्वारा जो उच्चारण करना सीखता है। तो हमारा मेन माध्यम क्या हो गया, मौखिक अभिव्यक्ति। अब सुनना कौशल है, तो बच्चा सुन भी रहा है, तो वो भी उसका दूसरे क्या हो गया, मौखिक अभिव्यक्ति ग्रहण करना। तो इसमें कौन सा कौशल आ जाएगा, सुनने का और बोलने का, दोनों का कौशल। तो मौखिक भाषा के महत्व में हम देखते हैं कि रचना शिक्षण में मौखिक भाषा का क्या है, बड़ा महत्व है। रचना शिक्षण, जब हम किसी प्रकार की कविताएं पढ़ते हैं, कोई नाटक करते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम ज़्यादा बोलने का काम किया जाता है। तो उसे किसी माध्यम के द्वारा हमारे जो विचारों को व्यक्त करेंगे, तो उसमें रचना शिक्षण को क्या माना है, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण माना है। मौखिक रचना के अभ्यास के उच्चारण में स्पष्टता और शुद्धता। अब मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा क्या होती है, हमारे विचारों में क्या आती है, स्पष्टता और शुद्धता। विचारों में स्पष्टता और शुद्धता। मौखिक अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण मुख्य महत्व क्या है कि इसमें हमारे विचारों में स्पष्टता और शुद्धता आती है। अब देखते हैं इनके महत्व में है कि यह शिक्षण कक्षा में सजीवता की रुचि उत्पन्न करता है। अब सजीवता और रुचि उत्पन्न कैसे करेगा, पहला इसका महत्व है कि हम बच्चों को किस माध्यम से पढ़ाएंगे, प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से बच्चों में क्या आएगी, रुचि आएगी। जब बच्चे को हम पॉजिटिव पुनर्बलन देंगे, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, दूसरा प्रश्न के उत्तर देने में भी उसमें क्या रहेगी, जिज्ञासा रहेगी। तो सबसे पहले क्या है, इसमें मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा बच्चों में सजीवता व रुचि उत्पन्न करता है। रुचि व सजीवता जागृत होती है। तो इसमें कौन सी हो गई, अब बच्चों में रुचि और सजीवता जागृत हो रही है मौखिक शिक्षण द्वारा, मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण द्वारा। तो हमें कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए, इसमें प्रश्नोत्तर विधि। तो सबसे मुख्य बिंदु कौन सा हो गया, मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व में प्रश्नोत्तर विधि। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति में क्या हो रहा है, रुचि, बच्चों में एक जिज्ञासु प्रवृत्ति जागृत हो रही है। अगला है इसमें व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त। अब व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वार्तालाप, यानी आपस में बातचीत करने में क्या होना चाहिए, निपुण।
अगर आपस में हमारे बातों का कोई स्पष्टीकरण कोई सरल तरीके से समझ में नहीं आएगा तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर अगर भाषा का या हमारी बोली का जो स्पष्टीकरण किसी के समझ में नहीं आ रहा तो वो भाषा क्या हो जाएगी, निरर्थक। तो इसमें क्या है, वार्तालाप में क्या चाहिए, निपुण, वार्तालाप में निपुणता। अगला हमारा व्यवहारिक जीवन में मौखिक भाषा का जितना प्रयोग होता है इतना लिखित भाषा में नहीं। अब ये चीज देखो, हम जितना मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बोलने में हम जितना प्रयोग में मौखिक भाषा ले रहे हैं उतना लिखित भाषा कि हम सुनते ग्रहण ज्यादा कर रहे हैं, बाकी लिखने का काम तो हम एक सीमित क्षेत्र में कर रहे हैं। तो इसका क्या होता है, मौखिक भाषा का क्षेत्र क्या है, विस्तृत। मौखिक भाषा का क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि हम बोलने का काम क्या करें ज्यादा और लिखने का क्या करें एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसमें कौन सा हो गया, वार्तालाप में निपुणता, प्रश्नोत्तर विधि का माध्यम, और मौखिक भाषा क्षेत्र कैसा होना चाहिए, विस्तृत। अगला है कि बालक क्या करता है, पहले मौखिक भाषा सीखता है। पहले बच्चा क्या करता है, अपने परिवार से या अपने माँ से क्या कर रहा है, विचारों को ग्रहण कर रहा है, तो उसे उच्चारण कुछ समझ में आ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहे। धीरे धीरे क्या है, उच्चारणों की शुद्धता आती है, उसके अंदर स्पष्टता आती है। अब बालक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिकांश बातें किसके द्वारा सीख रहे हैं, अनुकरण द्वारा। सबसे मुख्य बिंदु क्या हुआ इसका, बालक क्या कर रहा है, अनुकरण। बालक मौखिक भाषा अनुकरण द्वारा सीख रहे हैं। अनुकरण द्वारा सीख रहा है तो बच्चे को क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, उच्चारण। तो उच्चारण में क्या हो रहा है, अनुकरण। तो अनुकरण में बच्चा क्या कर रहा है कि बालक मौखिक भाषा अनुकरण, अपने परिवार में समाज में रह रहा है तो उनका क्या हो रहा है, अनुकरण। उनसे उनके उच्चारण संकेतों द्वारा लिखित भाषा के माध्यम से क्या कर रहा है, उनको ग्रहण कर रहा है। अब इसका अगला हमारा महत्व है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिकांश बालक क्या है, भाषा कला में निपुण होने से पूर्व वार्तालाप में। अब बच्चों को क्या होना चाहिए, भाषा में निपुण होने से पहले, भाषा सीखने से पहले वार्तालाप में निपुण होना चाहिए। कि जब तक बालक के उच्चारण में शुद्धता स्पष्टता नहीं आएगी, उसके मौखिक अभिव्यक्ति की बच्चों में रुचि जागृत नहीं होगी, तो बच्चे के अगर किसी के सामने समझ में नहीं आएगी तो उसका अर्थ क्या होगा, निरर्थक हो जाएगा भाषा का रूप। तो सीखने से पहले, भाषा सीखने से पहले उसे किसका ज्ञान होना चाहिए, वार्तालाप। यानी परिवार में, समाज में उसे किसके संपर्क में आने से जो भाषा का ज्ञान हो रहा है उसका क्या करना चाहिए, वार्तालाप में निपुणता, उनकी स्पष्टता और शुद्धता विचारों की होनी चाहिए। भाषा कला में निपुण होने से पूर्व वार्तालाप में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है। अब मौखिक भाषा द्वारा ही व्यक्तियों के संबंधों को क्या किया जा सकता है, मौखिक भाषा। अब एक तो हमारा जब अच्छा व्यवहार होगा तो हम सभी के संपर्क में आएंगे, सबसे अच्छा व्यवहार, सब बात करेंगे। और अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी वार्तालाप को क्या सुदृढ़, एक अच्छे तरीके से हमें दूसरों के साथ बातें करनी चाहिए। व्यक्तियों के संबंधों को क्या करना चाहिए, अधिक मजबूत बनाया जा सकता है मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। अब मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते क्या करता है, दूसरों के सुख दुख का। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो वार्तालाप के माध्यम से क्या कर रहा है, किसी की भी हमें परिस्थिति का कोई पता चलता है तो हम क्या करते हैं कि उसके बारे में, उसके सुख दुख के विचारों को जान लेते हैं। वो किसके द्वारा, हमारी मौखिक अभिव्यक्ति और एक हमारे श्रवण कौशल के द्वारा, जो हमें सुनने से मिला और उसको हम किस प्रकार अभिव्यक्त कर रहे हैं, बोलकर। तो ये हो गया हमारा अगला कि वार्तालाप में निपुण होगा तो हमारा क्या होगा, व्यक्तियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। संबंध मजबूत होंगे तो एक दूसरे के सुख का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। अब बालकों को लिखने से पूर्व क्या करना चाहिए, मौखिक भाषा का अभ्यास। अब ऐसे तो है नहीं कि बच्चा जन्म लिया, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ तो उसमें क्या हम डायरेक्टली उसको लिखना सिखा रहे हैं कि आप क कबूतर लिखो, ख खरगोश लिखो। उससे पहले क्या करना चाहिए, उन्हें ये हिंदी वर्णमाला नॉर्मल जो व्याकरण है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बोलना सीखता है। हम जैसे उसको बता रहे हैं क कबूतर ख खरगोश है तो बच्चा क्या करेगा, इनको ग्रहण करेगा। लिखना तो उसे जब 2-3 साल 4 साल का हो जाएगा तो उसे हम लिखना, हाथ में लेखनी है, कलम देना सिखाएंगे, उसके बाद में लिखना सीखे। तो पहले बच्चा क्या कर रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास कर रहा है। अगला है हमारा भाषा प्रारंभ में कान और जीभ से। अब भाषा का प्रारंभ किससे बताया है, सबसे पहले कि हम जब बोल रहे हैं तो हमारा किस पर ज्यादा ध्यान है, कान और जीभ पर।
तो इसके द्वारा क्या हो रहा है, हमारा मौखिक उच्चारण क्या हो रहा है, सही हो रहा है एक तरीके से। तो सर्वप्रथम व्यक्ति क्या करता है, परस्पर वार्तालाप, बोलना, चलना, सीखना। तो उससे क्या कर रहा है, बाद में क्या कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है और फिर लिखना है। तो सबसे लास्ट कौशल उसका कौन सा हो गया, लेखन कौशल। और सबसे पहला कौन सा हो गया, बोलने का, भाषा का बोलने का कौशल। इसके आगे कि बालक के व्यक्तित्व का विकास भी किसके द्वारा बताया, मौखिक विकास, मौखिक शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व के विकास। अगर वह मौखिक रूप से विचारों ग्रहण कर रहा है, सुन रहा है, तो उसमें क्या हो गया, उसका बालक के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। बालक के व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास किसके माध्यम से हो रहा है, मौखिक भाषा के माध्यम से, मौखिक भाषा के माध्यम से। इसमें है कि कोई भी व्यक्ति मधुर, स्पष्ट तथा प्रभावशाली शब्दों द्वारा अपना क्या कर सकता है, व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर डाल सकता है। अब इसमें लास्ट हमारा जो व्यक्तित्व का विकास उसमें किस प्रकार होगा, जब व्यक्ति या बालक की भाषा क्या रहेगी, प्रभावशाली, तो उसका क्या होगा, वह दूसरे व्यक्तियों पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है। ये हमारे मुख्य रूप से 7-8 टॉपिक हैं जो महत्व के हैं कि विचारों में स्पष्टता और शुद्धता होनी चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा बच्चों में रुचि और सजीवता जागृत, तो बच्चा क्या रहेगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहेगा। तो मौखिक अभिव्यक्ति में रुचि जागृत करने के लिए कौन सी विधि का सहारा लेना पड़ेगा हमें, प्रश्नोत्तर विधि का। अगला हमारा वार्तालाप में निपुणता। अगर हमारे उच्चारण की स्पष्टता ही सही नहीं समझ में आएगी तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मौखिक भाषा का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, विस्तृत, कि लिखित का चाहे हम लिखित का क्षेत्र हमारा कम रह सकता है, लेकिन मौखिक क्या क्या होना चाहिए, विस्तृत। और बालकों के व्यक्तित्व के विकास में व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली, प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो ये हो गया हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा का महत्व। अगला हम पढ़ेंगे श्रवण कौशल के बारे में, जिसको हम सुनकर समझ सकते हैं और मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू।